वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। इससे पहले हम लोग ने गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोग ने गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया था। आज हम गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया करेंगे और इसके बाद हम लोग वाइसरॉय का पार्ट करेंगे। और वाइसरॉय करने के बाद ये जो सीरीज चल रहा है गवर्नर्स का, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग को अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाए और जो भी हम लोग के डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। तो फिर आज करेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल्स की बात की जाए तो हमारे इंडिया में सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, जो उनका नाम था आपके वारेन हेस्टिंग। वो थे आपके 1828 से 1836। वो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो उन्होंने किया था, उन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय को इंडिया फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। मॉडर्न इंडिया सती सिस्टम तो आप सबको पता ही होगा कि क्या था। वो उस सती सिस्टम को हटाया गया था राजा राममोहन रॉय ने विद द हेल्प ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। और 1829 में आया था बंगाल सती रेगुलेशन, और ये एक साल बाद पूरे इंडिया में भी स्प्रेड हो गया था। दूसरा, उन्होंने इंग्लिश को बना दिया वाज मेड अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश को क्यों बनाया गया था? आप देखिए, कोई भी रीजनल लैंग्वेज को अगर फॉर्म ऑफ एजुकेशन बनाते, दूसरे रीजन उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते। हम लोग आगे के चैप्टर या फिर पॉलिटी में जब पढ़ेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद जिस बेसिस पे स्टेट को डिवाइड किया गया था, वो लैंग्वेज के बेसिस पे है। तो हमारे सारे जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के प्रति बहुत ही प्रोटेक्टिव है और होना भी चाहिए था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर रीजनल लैंग्वेज को किया जाता तो फिर वो डिबेट में आ जाते। इसलिए इंग्लिश को बनाया गया था वॉज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अब इंग्लिश था एक फॉर्म ऑफ एजुकेशन, पर अभी के लिए इंग्लिश बन गया एक स्टेटस। जो इंग्लिश जानता है वो अच्छा है, और जो इंग्लिश नहीं जानता है वो गरीब है और वो एकदम बेकार है। ये चीज़ हम लोग को हटाना होगा। इंग्लिश इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई पोस्टर डाले सोशल मीडिया या किसी भी जगह पे इंग्लिश में, और वो इंग्लिश अगर गलत हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, या फिर उसको अगर अच्छा लगे तो आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है कि आप खुद को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी समझ के उसका गलत इंग्लिश सही करेंगे। वो सिर्फ अपना मैसेज देना चाहता है। तो अगर आपको समझ में आया तो मैसेज का रिएक्ट कीजिए, और अगर नहीं आया तो फिर आगे बढ़ जाइए। ये काम हम लोग का है कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज, एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रखना है, और इंग्लिश को एज अ स्टेटस सिंबल यूज नहीं करना है। तब हम आज़ादी के बाद भी वही ब्रिटिश की कब्जे में रह जाएंगे अगर हम इंग्लिश को एज अ फॉर्म ऑफ स्टेटस यूज करें। तीसरा आया था नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर इनिशियल पीरियड की बात देखा जाए तो फिर आप देखेंगे जो एरिस्टोक्रेट है, जो जमींदार है, फिर ब्राह्मण्स है, इनको ब्रिटिश काफ़ी सपोर्ट करते थे, और ये भी ब्रिटिश को काफ़ी सपोर्ट करते थे, ताकि ये दोनों मिलके इंडिया पे अच्छे से कंट्रोल कर पाए। और जो लोअर कास्ट के लोग होते थे या फिर इनसे लोअर स्ट्रेटेजी के लोग होते थे, उन पर कंट्रोल कर पाए। तो इसके लिए ज़मींदार और ब्राह्मण्स को खुश करने के लिए ब्रिटिश ने पहले नियम बनाया था कि जितना भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण्स को लिया जाएगा। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाया था आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने ये नियम बनाया ना कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी ऑफिस में जो रिक्रूटमेंट होता है, जो काम के लिए लिया जाता है, उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया था, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में। तीसरा, उन्होंने बैन किया था फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब यही होता है कि बच्चों को, जो फीमेल होती है उन बच्चों को बचपन में ही मार दिया जाता है।
उन चीज़ पे उन्होंने बैन किया था। पर हम देखेंगे इंडिया में अभी भी ये प्रैक्टिस काफ़ी चल रहा है। तो इंडिया में जब तक ये प्रैक्टिस चलेगा या फिर जब तक इस चीज़ को सती रेगुलेशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब नहीं रोका जाएगा बिल्कुल पूरे तरीके से, इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री रह जाएगा और इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चार्टर एक्ट की अगर बात करें तो फिर 1833 में लाया था क्रिश्चियन मिशनरीज को। अब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया था 1857 रिवोल्ट, क्योंकि सारे इंडियंस को लगा था कि वो इंडियंस का धर्म चेंज करके वो लोग क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते हैं। इसके लिए काफ़ी रिवोल्ट भी हुआ था और ब्रिटिश कहीं तक चाहता भी था कि इंडिया में भी क्रिश्चियनिटी काफ़ी स्प्रेड हो, इसलिए यह चार्टर एक्ट भी उन्होंने लाया था। फिर सेपरेशन ऑफ थग्स बाय विलियम स्लीमन, जैसा मैंने पहले भी दिखाया था, पहले भी जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भी पिंडारी पे कंट्रोल किया था। पिंडारी आपके मराठा लूटर थे और लूट बजाते थे, चोरी करते थे। वैसे जो थग्स होते हैं उनको कंट्रोल किया था विलियम स्लीमन ने। विलियम स्लीमन कमांडर थे आर्मी के, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ थग्स में मदद किया था। चौथा हम लोग पढ़ेंगे अबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट एंड द अपील एंड द सर्किट कोर्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अगर आपको याद है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सब सेटअप किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अपीलेट कोर्ट। उस डिस्ट्रिक्ट और अपीलेट कोर्ट को यहाँ पर हटा दिया गया था। ये आप देख रहे हैं कॉर्नवालिस ने सेटअप किया था। जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट थे, अपील कोर्ट थे या फिर सर्किट कोर्ट थे, ये सब को हटा दिया गया था। उनके बाद आते हैं चार्ल्स मेटकैफ, वो थे 1836 से, सॉरी यहाँ पर कुछ शायद गलत है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इस एक सेकंड में एक बार देख लेता हूँ इसको। सॉरी, यहाँ पर जो आपको कंफ्यूजन हुआ था, ये 1835 से 1836 के लिए एक साल के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने बनाया था नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी इन कलकत्ता 1836 में, और इन्होंने लाइसेंसिंग रेगुलेशन भी हटा दिया था। ये एक साल के लिए इसलिए थे क्योंकि ये इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहे थे और ये कभी भी ब्रिटिश को पसंद नहीं आया था। अब ये समझते हैं लाइसेंसिंग रेगुलेशन क्या है। लाइसेंसिंग रेगुलेशन मतलब जितने भी इंडिया के न्यूज़पेपर्स हैं उनको लाइसेंसिंग चाहिए होता था, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होता था कि वो अपना न्यूज़पेपर प्रोड्यूस कर सकते या फिर नहीं। अब आप समझ रहे, जब लाइसेंसिंग रेगुलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो ब्रिटिश है उनको ज़्यादा सपोर्ट करती थी और जो इंडियंस है उनको सपोर्ट नहीं करती थी। ज़्यादातर जो मतलब रेवोल्यूशन के तरफ या फिर जो ब्रिटिश के अगेंस्ट होते हैं उनको तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी और उनको न्यूज़पेपर निकालने के लिए कोई भी परमिशन नहीं मिल रहा था। उन्होंने लाइसेंसिंग रेगुलेशन हटाया था चार्ल्स मेटकैफ ने, इसलिए उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इंडियन प्रेस पे कौन कौन से रेगुलेशन आए थे, किस साल में आए थे। जैसा कि आप देखते हैं आजकल के न्यूज़ में दिखाता है गोदी मीडिया या फिर चाइना का मीडिया, पाकिस्तान स्पॉन्सर मीडिया, ये सब मीडिया इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो अगर आप देखेंगे अभी के टाइम में जैसे ज़्यादातर हम लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए एक सिर्फ न्यूज़पेपर ही जरिया था जिससे न्यूज़ स्प्रेड हो सकता था। इसलिए बहुत ही ज़रूरी था कि न्यूज़पेपर को कंट्रोल किया जाए ताकि एक न्यूज़ अलग जगह पे ना स्प्रेड हो पाए और एक न्यूज़ एक ही जगह पे रह पाए। इसका पहला ट्राई किया था आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने, जिन्होंने निकाला था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली जैसा कि आपको पता ही है, अगर देखा जाए तो सबसे क्रूर आदमी जो गवर्नर जनरल बना था उनमें से था वो लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्होंने पहले निकाला था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। मतलब न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल छपने से पहले गवर्नमेंट को दिखाया जाएगा कि वो सही है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तभी प्रेस उस चीज़ को रिलीज़ कर सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर
गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी दिया रहा तो वो गवर्नमेंट रिलीज होने नहीं देती है। सेकेंड में आता है लाइसेंसिंग रेगुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो बना था इससे बना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सब कुछ जाएगा रेगुलेट होने के लिए, कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर निकालना चाहता है या फिर एडिटर बनना चाहता है तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट से ब्रिटिशर फॉरेनर्स या फिर ऐसे इंडियंस जो उनको सपोर्ट करते थे उन्हीं को परमिशन देते थे और बाकी किसी को भी परमिशन नहीं मिल रहा था। तीसरा आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसमें कहा गया था अगर न्यूज़पेपर में ब्रिटिश के खिलाफ या ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी कहा जाएगा तो फिर वो एक्ट ऑफ क्राइम होगा और उसको जेल भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं ब्रिटिश अगर कुछ भी करे पर हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते और हम लोग को चुप रहना होगा। ये आप अभी के टाइम में भी देख सकते हैं, अगर आप कुछ भी खिलाफ बोले, गवर्नमेंट के कुछ भी खिलाफ बोले तो फिर आप एंटी नेशनल हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना और नेशन के खिलाफ बोलना दोनों अलग चीज़ है। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड जो थे 1836 से 1842। उन्होंने नाम दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड। अब ये देखना इम्पोर्टेंट है, जीटी रोड जो है उसको बनाया गया था शेर शाह सूरी ने। सिर्फ उसको नाम दिया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया नहीं था लॉर्ड ऑकलैंड ने, सिर्फ उसको नाम दिया गया था शेरशाह सूरी ने। फिर आता है आपका ट्राइपार्टेट ट्रीटी 1838 में जो साइन किया गया था शाह शुजा, महाराजा रंजीत सिंह और दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ। इस ट्राइपार्टेट ट्रीटी में तीन जो थे ब्रिटिश, शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह खिलाफ गए थे दोस्त मोहम्मद खान का। तो अगर दोस्त मोहम्मद खान को हिस्ट्री में देखा जाए तो वो मेनली खिलाफ गए थे ब्रिटिशर्स का, पर ब्रिटिशर्स और महाराजा रंजीत सिंह के काफ़ी अच्छे कनेक्शंस थे। इससे पहले हम लोग ने देखा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स ने साइन किया था, जिसमें बोला गया था कि पंजाब और ब्रिटिश का जगह अलग है और एक दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन में वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो महाराजा रंजीत सिंह का काफ़ी अच्छा रिलेशन था शाह शुजा के साथ, इसलिए ब्रिटिश ने महाराजा रंजीत सिंह को बोला था कि ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं ताकि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ लड़ाई कर पाए। पर ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह के निधन होने का वेट कर रहा था कि एक बार जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह का निधन हो गया, ब्रिटिश ने पंजाब पे इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया और बाद में ब्रिटिश में कंट्रोल भी कर लिया। तो इसमें हुआ था पहला एंग्लो अफगान वॉर। एंग्लो अफगान वॉर टोटल 3 हुए थे और पहला जो एंग्लो अफगान वॉर हुआ था उसमें जो इंडिया के उस टाइम जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड ऑकलैंड। फिर आते हैं आपके लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो करते पहला काम एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ये उन्होंने पंजाब के एरिया में अपने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था। ये आप देख रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह के निधन होने के बाद एनेक्सेशन ऑफ सिंध कर लिया था उन्होंने 1843 में। उन्होंने अबॉलिश किया था आपका स्लेवरी सिस्टम। जो स्लेवरी सिस्टम इंडिया में चल रहा था वो जाके आपके 1843 में ख़त्म हुआ था। और जो एंग्लो अफगान वॉर लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे वो पहला अफगान वॉर आपका ख़त्म हुआ था। तो चौथा है आपका ग्वालियर के साथ जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश एम्पायर का, उस टाइम भी गवर्नर जनरल जो आपके थे वो थे लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग थे 1844 से 1848 तक। उन्होंने अबॉलिश किया था ह्यूमन सेक्रीफाइस। ह्यूमन सेक्रीफाइस जो होता था वो ज़्यादातर आपके ट्राइबल में ही होता था। और ट्राइबल रिवोल्ट में आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट जो मेनली हुआ था वो ब्रिटिश इंटरफेरेंस के वजह से हुआ था,
कि वो मानते थे ब्रिटिश उनके साथ इंटरफेयर कर दिए और ये उनको पसंद नहीं था, इसलिए ज़्यादातर उनका ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था। इसमें हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि महाराजा रणजीत सिंह का निधन कब हो और वो ब्रिटिश पंजाब के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो उनके टाइम पे हुआ था पहला एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर अगर बोला जाए तो 2 एंग्लो सिख वॉर टोटल में हुए थे और दूसरा एंग्लो सिख वॉर में उनको पंजाब ब्रिटिश पा गए थे और ब्रिटिश कंट्रोल कर लिए थे पंजाब के ऊपर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे में ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल कर लिया था पंजाब के ऊपर, तब सेकेंड एंग्लो वॉर में साइन हुआ था आपके ट्रीटी ऑफ लाहौर। लास्ट में उनके टाइम पे हुआ था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रुखरी इंजीनियरिंग कॉलेज। वो रुखरी इंजीनियरिंग कॉलेज बना था आपके 1847 में। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौसी और एक क्रूर नेता है जो गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के और जिनके नीतियों के कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ था। 1857 का अगर रिवोल्ट देखा जाए तो उसका मेन जो कारण है उनमें ज़्यादातर कारण ये लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया था। पहला कारण उन्होंने स्टार्ट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है इसको समझते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार अगर कोई किंग रहा और उनका कोई बेटा नहीं रहा तो फिर उनकी बेटी या फिर अडॉप्टेड सन कोई भी राजा नहीं हो सकता और वो किंगडम डायरेक्ट चला जाता है ब्रिटिश एम्पायर के पास। अगर कोई किंग के पास अब तक खुद का बेटा जन्म नहीं लिया तो फिर वो एम्पायर डायरेक्टली चला जाएगा ब्रिटिश के पास। ऐसे करके लॉर्ड डलहौसी ने पहले लिया था सतारा, फिर लिया था जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और लास्ट में लिया था अवध। आप समझ ही सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कोई नियम नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। तो जो भी नवाब और किंग्स यहाँ पर अपने किंगडम्स को हार जा रहे हैं वो सब 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे और ब्रिटिश को काफ़ी करारा जवाब दिया था, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है झांसी का, जिसे आपको पता ही है झांसी की रानी ने बहुत एक इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ी थी और ब्रिटिश को काफ़ी हद तक चैलेंज किया था। फिर उन्होंने अपना जो समर कैपिटल है उसको शिमला में ट्रांसफ़र कर लिया और आर्मी सेंटर भी जो है वो शिमला में ट्रांसफ़र कर लिया। 1853 में उन्होंने पहला रेल लाइन बनाया था इंडिया का और 1854 में उन्होंने इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस बनाया था। उन्होंने टेलीग्राफ लाइन भी बनाया था। जो पहला टेलीग्राफ लाइन चला था वो चला था कोलकाता से डायमंड हार्बर तक। अब ये समझते हैं कि ये सारे चीज़ उन्होंने क्यों बनाया था। ब्रिटिश का कभी भी कोई भी इरादा नहीं था इंडिया का कुछ भी अच्छा करने के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का तो और भी इंडिया का जितना भी बुरा हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो अब समझते हैं रेलवे लाइन ये सब क्यों बनाया गया था। अगर आप बाद में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब भी कोई रिवोल्ट किसी जगह पे होता था तो फिर वो टेलीफोन लाइंस, रेलवे लाइंस ये सब काट देते थे। अभी भी आप गवर्नमेंट में देखेंगे कि किसी जगह पे अगर कोई रिवोल्ट गवर्नमेंट को रोकना है या फिर कोई जगह को शांत करना है तो फिर वो सबसे पहला काम करते हैं कि इंटरनेट का जो स्पीड होता है या फिर इंटरनेट जो चलता है उसे आस्ते कर देते हैं या फिर बिल्कुल बंद कर देते हैं। इससे जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता। तो फिर जो ये रेलवे लाइन बना था या फिर पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम लाइन, ये सब 1857 के रिवोल्ट में बहुत ज़्यादा काम में आया था। अगर आपने 1857 के रिवोल्ट के चैप्टर देखे तो आपको पता होगा कि पहले जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था और बाद में ब्रिटिश जाके रेड फोर्ट पे वापस जाके कब्जा कर लेते। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है टेलीग्राफ लाइन और रेलवेज़ को, क्योंकि उन्होंने मैसेज बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर दिया था एक जगह से दूसरे जगह। और जो आर्मी सोल्जर्स होते ब्रिटिश के वो काफ़ी जल्दी से दिल्ली आ गए थे ताकि वापस दिल्ली कंट्रोल कर पाए। फिर अगर बात किया जाए 1854 में वुड्स डिस्पैच,
वो चार्ल्स वुड्स ने बात किया था हायर एजुकेशन के लिए और उसे कहा जाता है वुड्स डिस्पैच। कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो फिर मैंने जैसे बताया जो गवर्नर जनरल थे उनका जो देखा जाए, अगर गवर्नर जनरल्स में मेन थे आपके लॉर्ड डलहाउसी। लॉर्ड डलहाउसी ने जो नियम बनाया था उसके खिलाफ ज़्यादातर लड़ाई हुआ था। ज़्यादातर जो लड़ाई हुआ था 1857 के रिवोल्ट में वो उसी के कारण हुआ था। इसमें पहला आता है चार्टर एक्ट 1833, जिसमें बोला गया था कि क्रिश्चियनिटी इंडिया में स्प्रेड किया जा सकता है, जिससे इंडियंस लोगों को लगा था कि ब्रिटिश ज़बरदस्ती उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आया था आपका लॉर्ड डलहाउसी का नियम, लॉर्ड डलहाउसी के डिफरेंट नियम, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और दूसरा आपका शिमला में कैपिटल कन्वर्ट करना और फोर्ट्स बनाना। ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जिसके लिए ये सब नियम बनाया गया था। फिर आया था नाउ ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा आप देख सकते हैं कि पंजाबी ये मात्र ऐसा रीजन था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में नहीं था, और वो यही वेट कर रहे थे कि महाराजा रणजीत सिंह कब निधन हो, और वो पंजाब में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया और बाद में पंजाब को कैप्चर भी कर लिया था उन्होंने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के और चैप्टर्स देखते हैं तो फिर काइंडली यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको गवर्नर जनरल पार्ट 1 देखना तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।